समृद्धि की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आशु दत्त। आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दो एपिसोड्स में इसकी बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट एक्शन। स्टॉक तो आपने खरीद लिया, ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो भी आपने देख लिया, आपका शेयर डीमैट में भी चले गया, मगर अब आप फाइनली डील तो एक कंपनी के साथ ही कर रहे हैं। तो कंपनी कई चीज़ें आपके साथ, कई चीज़ों पे आपके साथ संपर्क रखती है, कई चीज़ें आपको देती है। वो कैसे होता है और क्या होता है, उसको हम कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं। जो कंपनी जो एक्शन लेती है शेयर होल्डर के बनिस्बत, उसको कॉर्पोरेट एक्शन बोलते हैं। मगर है क्या और उसमें क्या मिलता है? आपने बहुत बार अखबारों में भी पढ़ा होगा या कभी टीवी देख रहे हो कि कोई बोनस इशू हो गया है, कभी कोई राइट्स इशू हो गया है, कभी कभी आप पोस्टर भी देखते हैं कि सब राइट्स इशू आ रहा है। ये सब क्या चीज़ें हैं, इसकी हम कोशिश करके इसको बिल्कुल क्लेरिफाई करेंगे। एक आप कागज़ कलम ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं और कोई कोई हम मिथ्स भी हटाएंगे कि ये लफ्ज़ जो है लफ्ज़ ही है, क्या कुछ असली में कुछ ऐसे हो रहा है। तो हमारे साथ उसके लिए एक एक्सपर्ट पैनल आया हुआ है आज। राकेश जैन जी से आप वाकिफ़ हैं, फ्रंट लाइन में हैं। ये हमारे साथ और भी बाकी एपिसोड्स में रह चुके हैं। आकाश जैन जी इक्विटी रिसर्च देखते हैं एचकॉन में, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। नागेंद्र कुमार जी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से आए हुए हैं। जो कॉर्पोरेट एक्शन एक कंपनी करती है, पहले स्टॉक एक्सचेंज के पास ही जाती है, जहाँ से वो आप देखते हैं कि उनके टर्मिनल पे आती है, तो आपको पता चलता है सब क्या हुआ है, क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो अनेक किस्म के कॉर्पोरेट एक्शन है। दो मेन है, बोनस और राइट्स, जिसके बारे में बात करेंगे। बाकी क्या अनेक अनेक कॉर्पोरेट एक्शन हो सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये पता कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट एक्शन कहते किसको हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होती है। नागेंद्र जी, अगर आप इस पे थोड़ी सी विस्तार में बता सकें। आपने जो भी बोला है, वो जो भी एक्शन है वो कंपनी लेता है शेयर होल्डर्स के रिवॉर्ड करने के लिए, उसको कॉर्पोरेट एक्शन, वी कॉल इट कॉर्पोरेट एक्शन. So what a company does is that, there are various corporate actions a company can actually come up and declare with. So the most prominent ones are the dividends, cash dividends and the stock dividends. We call it the bonus. And there are other companies, they also go for rights issue. So these are the most common ones. So what happens is that, the primary requirement for a company is that, they have to first disclose. Right? Disclose saying that, they're going to come up with an event. So there are some mandatory timelines defined, wherein company आके exchange को पहले inform कर देते हैं, ये event है, हम AGM conduct करने वाले हैं, AGM में ये topic, ये bonus के लिए हम decision लेने वाले हैं, और cash dividend के लिए decision लेने वाले हैं। वो सब होने के बाद, पास होने के बाद, exchange में क्या हो जाता है? So वो concept है, X date करके एक concept है। कंपनी बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट पहले अनाउंस कर देते हैं। डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज़ अ बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट, एक दो दिन पहले एक्स गेट करके एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। वो एक्स गेट क्या है? वो एक्स गेट के पहले आप जो भी ट्रेड कर रहे हैं, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब ये बोनस है, तो एक्स गेट के पहले खरीदा तो आपको आपका अकाउंट में बोनस मिल जाएगा। आप एक्स गेट के बाद खरीदा तो आपको वो बोनस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक्स बेनिफिट है। So that is something that, investors should all be aware of. जी, नागेंद्र जी ने जो कहा ये बहुत वाजिब है। जो भी कॉर्पोरेट एक्शन होती है उसमें एक्स डेट का मतलब है किताब बंद हो चुकी है। अब आपके पास अगर शेयर हैं तो आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं है तो आपका कोई लेना देना नहीं है इस कंपनी के साथ, वो एक्स डेट पे। तो रिकॉर्ड डेट का मतलब है उस रिकॉर्ड की डेट पे आपका नाम है कि नहीं है। अब मैं राकेश जी से थोड़ा सा इस पे और बात करना चाहता हूँ कि जब हम कॉर्पोरेट एक्शन की बात सुनते हैं राकेश जी, हम सोचते हैं बोनस या राइट्स ही है, मगर नागेंद्र जी ने जो कहा हर चीज़ कॉर्पोरेट एक्शन है। जैसे अगर मैंने AGM भी करनी है तो कॉर्पोरेट एक्शन है। मेरी अगर बोर्ड मीटिंग में कोई डिसीजन हुई है, वो भी कॉर्पोरेट एक्शन है। कोई अफवाह फैली है कि हमारी कंपनी ने इसको बेच दिया है या रख लिया है, उसकी भी मैंने क्लेरिफिकेशन की। अगर आप बता सकते हैं ये सब चीज़ें सबको हम कॉर्पोरेट एक्शन में इंक्लूड करते हैं, कोई अलग अलग नाम है इनके? देखिए, दो चीज़ें हैं। सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से जो आपने बात कही कि जो कॉमन इन्वेस्टर है और जो प्रमोटर की नॉलेज है वो मोर और लेस सेम होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके पास कई बार इंफॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो कंपनी से मिलते रहते हैं, तो वो जो है छोटे शेयर होल्डर को एक डिसएडवांटेज पोजीशन में रखती है। तो सेबी का रूल है कि कोई भी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर है या कंपनी के पास कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसका असर शेयर की प्राइस पे पड़ सकता है, वो उन्हें उस इवेंट के विद इन 48 आवर्स स्टॉक एक्सचेंजेस को बताना है, और स्टॉक एक्सचेंजेस उनको अपनी वेबसाइट पे और अपनी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में लगाते हैं। तो ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशंस। कॉर्पोरेट एक्शन जर्नल वर्ड जो यूज़ किया जाता है जहाँ पे कोई बेनिफिट या कोई
शेयर से रिलेटेड एक इन्वेस्टर को या तो बेनिफिट दिया जा रहा है या शेयर दिया जा रहा है, जैसे हमने कहा बोनस दिया जा रहा है, राइट दिया जा रहा है। आज की डेट में स्प्लिट जो है, स्प्लिट ऑफ शेयर, एक नया कॉन्सेप्ट आया है, क्योंकि पहले क्या होता था, फेस वैल्यू जो थी वो एक फिक्स्ड होती थी, 10 रुपए की होती थी। अब गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप फेस वैल्यू कोई भी रख सकते हैं, तो आप 1 रुपये की रख सकते हैं, 2 रुपये की रख सकते हैं। तो कई कंपनियां अपने शेयर को स्प्लिट कर देती हैं, दैट इज 10 रुपये का शेयर 1 रुपये में कर देती हैं। तो दैट मीन्स अगर आपके पास 100 शेयर है और वो 10 रुपये के थे, तो अब आपको 1 रुपये के 1000 शेयर मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें कॉर्पोरेट एक्शन कहलाती है। तो एक कॉन्सेप्ट जो आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, इस कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है। देखिए, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया, बोनस जो है एक लफ्ज़ हमारे देश में इस्तेमाल किया गया है बहुत सालों से, शायद 100 साल हो गए हों, क्योंकि जो यहाँ की एक्सचेंज की हिस्ट्री है कोई 200 साल पुरानी है अब। मगर बोनस जो है शायद आपको एक, जैसे कहते हैं, अट्रैक्ट करने के लिए लफ्ज़ है, मगर उसमें हुआ सिर्फ इतना है कि उन्होंने कैश डिविडेंड देने के बजाय जो रिज़र्व उनके पास कैश पड़ा हुआ था उसको उन्होंने कैपिटल बना दिया है और आपको और कैपिटल दे दिया है। तो कोई कोई इसको स्टॉक डिविडेंड भी बोल सकते हैं, और असली लफ्ज़ उसका स्टॉक डिविडेंड ही है। तो आप खुश मत होइएगा कि जी अरे कंपनी बोनस दे रही है, बोनस देते आ रही है। बहुत सारे आप जब मुझे मिलते हैं कहते हैं बोनस देते आ रही है। कोई आप पे उपकार नहीं हो रहा है, आपका ही पैसा है, कंपनी ने उसको रिजर्व से निकाल के कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया है और आपको बोनस दे दिया। आकाश जी, अगर इस पे आप थोड़ा सा और टिप्पणी करना चाहें, क्योंकि एक निवेशक से जो हमारे से कंटिन्यूसली गलती होती जाती है कि हम वो कंपनियों में निवेश करते हैं जहां हमको लगता है बोनस मिल रहा है। बोनस इशू अगर आप देखें तो उसमें आपको जो शेयर फ्री मिलता है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व से होता है। मतलब कि रिजर्व्स उतने एक्सटेंट से डिडक्ट हो जाते हैं और आपका शेयर कैपिटल उतना बढ़ जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि आप रिजर्व एक तरफ से घटा रहे हैं और दूसरी तरफ आप शेयर कैपिटल, मतलब नंबर ऑफ शेयर, उतने बढ़ा रहे हैं। तो इफेक्टिवली जो शेयर होल्डर्स इक्विटी फंड है वो सेम ही रहता है, उसमें कुछ बदलाव नहीं होता है और मार्केट कैप भी सेम ही रहती है। तो इन्वेस्टर को इतना खुश नहीं होना चाहिए कि बोनस मिल रहा है कि वो फ्री शेयर है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्री शेयर आप कह सकते हैं, बट वो डिविडेंड के बदले आपको एक शेयर दे रहे। पर अगर आप उसको एक्स बोनस देखें, अगर बोनस इशू के बाद आपकी शेयर प्राइस भी घट जाती है तो इफेक्टिवली वो सेम ही हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि पीपल शुड नॉट गेट वेरी एक्साइटेड अबाउट बोनस इशू। तो बोनस इशू से लेके उत्सुक होके आप जाके और स्टॉक मत खरीदिएगा, यही थोड़ा सा मेरा तात्पर्य था। मैं इस पे इसलिए थोड़ी देर वक्त लगाया कि ये कॉन्सेप्ट की वजह से बहुत इन्वेस्टिंग डिसीजंस में गलती हो जाती है। देखिए मैं जी राकेश, छोटा सा चीज ऐड करना चाहूँगा। ये बिल्कुल ठीक है कि प्राइस जो है ये बोनस शेयर रिजर्व में से ही जा रहा है, लेकिन इंडियन टैक्सेशन स्ट्रक्चर में बोनस शेयर भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। आज अगर मैं डिविडेंड देता हूँ तो गवर्नमेंट का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कंपनी को देना पड़ता है, जो 18 से 20% बन जाता है, और वो भी शेयर होल्डर के पैसे से ही जाता है। सही। आज जब मैं बोनस देता हूँ तो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता। तो उस एक्सटेंट से कंपनी को भी और शेयर होल्डर को थोड़ी वैल्यू ऐड मिल जाती है। तो ये आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया कि देखिए कैश डिविडेंड, तो हम ये लेते हैं कि एक स्टॉक का डिविडेंड है, एक कैश का डिविडेंड है। स्टॉक डिविडेंड में कोई टैक्स नहीं लगता है, आपको तो वैसे भी नहीं लगता कैश डिविडेंड पे, मगर कंपनी पहले 15 से 18% आप कह रहे हैं टैक्स सरचार्ज लग जाता है, सरचार्ज के साथ। तो उसकी वजह से क्या होता है, देखिए कंपनी के अगर 1 करोड़ के 100 करोड़ के दे रहे हैं तो मतलब 15 से 18 करोड़ पहले वो टैक्स दें, इसलिए वो स्टॉक डिविडेंड करने से उतना फायदा कंपनी के पास वो पैसे बचे रहते हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है दोस्त, इसीलिए छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट नियमित रूप से सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। बाईबैक में क्या होता है, मल्टीपल रीजंस के लिए होता है। रिवर्स स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक कंसोलिडेशन
में कुछ डिफरेंस है या एक ही चीज़ है? स्टॉक स्प्लिट क्या होता है और कंपनियां ये रणनीति क्यों अपनाती है? आज जब संस्थागत इंस्टीट्यूशन देखते हैं तो वो वॉल्यूम भी देखते हैं और वैल्यू भी देखते हैं। समृद्धि की पाठशाला में हमारे साथ रहिएगा शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ और सिर्फ डीडी नेशनल पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. एक और कॉन्सेप्ट राइट्स इशू जो आप सुनते हैं कि राइट्स, देखिए होता क्या है कि एक प्रमोटर हो सकता है जिसके पास 75% या 80% ओनरशिप है। आप छोटे शेयर होल्डर हो, अगर वो आपको ना बताए और अपना 80% से उसको और शेयर इशू करके अपने पास रख ले तो वो फिर 90 पे चले जाएगा, 100 पे भी जा सकता है, 100 मतलब 100 के आसपास आ सकता है। इसलिए रूल ये बना है, आपका अगर एक शेयर भी है तो जो भी आपका प्रोपोर्शनल शेयर है उसका अगर वो और शेयर इशू करें तो आपको उतना मिलना चाहिए, जिसको हम राइट्स इशू कहते हैं। मगर नागेंद्र जी, अगर इसके बारे में आप थोड़ी सी और बात कर सकें कि राइट्स इशू क्या होता है और क्यों किया जाता है। ओके, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऐसा है, अभी कंपनी को और कैपिटल चाहिए। कंपनी को व्हाट ऑल ऑप्शंस डू द कंपनी हैव, दे कैन गो फॉर एन एडिशनल पब्लिक इशू, थ्रो द इशू ओपन टू ऑल द इन्वेस्टर्स, और they can give preference to an existing investors, existing shareholders of the company. So rights में क्या हो जाते हैं, अभी आप मान लीजिए अभी मार्केट प्राइस 100 है, अब आपका existing shareholders को आप बोल सकते हैं, आप for every share that you have, I'm giving you an additional share at a discount of 90 rupees. Say at 90 rupees, at a discount of 10 rupees. So one way it is treated as an incentive to the shareholder to subscribe for additional shares because you're getting it at a discount. But if the same shareholder, if he has to buy the share from the market, he has to buy it at 100 rupees. Now what is happening is the company is meeting its objective of raising the additional capital, and at the same time the investor, he's getting additional holding of the same company if he thinks it's, you know, the prospects of the company अच्छा है, उसको discount में shares मिल रहे हैं. So by and large, investors will subscribe only if the rights price is at a discount to the current market price. आपने एक बहुत अहम पॉइंट रेज किया है। देखिए क्या है, चाहे मर्जर्स हो या एक्विजिशन हो या कंपनी खरीदी जा रही है, जो रेगुलेटर हैं सेबी, उनके रूल बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि कोई भी चीज़ आप ऐसी नहीं कर सकते जो मार्केट प्राइस से अलग हो, मतलब कोई साइड पे डील नहीं हो सकती। तो एक ही इंस्ट्रूमेंट बचा है जहाँ जो कीमत है, जो राइट्स इशू, जहां आप ऐसी कीमत लगा सकते हो जो मार्केट की कीमत नहीं है अभी। तो उससे क्या है, शेयर होल्डर को आप यही ले लो कि आपको वहां असली में आपको बोनस मिल रहा है, क्योंकि अगर 100 रुपए का शेयर चल रहा है और 50 रुपए की कंपनी दे रही है, एडजस्टमेंट भी होने के बावजूद भी जब आपको मिल जाएंगे तो सीधा 20-30 रुपए आपके पॉकेट में आए। तो ये बहुत एडवांटेजेस चीज़ है। मगर राकेश जी, इसमें अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकें, इसमें कोई रूल है क्या? जैसे अगर 1000 रुपए का शेयर है, कोई रूल है कि राइट्स इशू जो है जैसे 70% आज की प्राइस से नीचे नहीं हो सकता, या कंपनी की मर्जी है कि जिस प्राइस पे भी लगाना चाहें लगा लें? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। जैसा नागेंद्र जी ने कहा कि जब कंपनी को पैसा रेज करना है तो वो डिफरेंट तरह से कर सकते हैं। राइट इशू एक है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एक है। तो राइट इशू का बेसिक पर्पस ये है कि क्योंकि वैल्यूएशन नॉर्म्स इसमें नहीं है, प्रमोटर किसी भी वैल्यू पे जो वो ठीक समझता है वो प्राइस डिसाइड कर सकता है। बट इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जिस प्राइस पे भी वो पैसा रेज कर रहा है, सब शेयर होल्डर को बेनिफिट मिल रहा है। तो यही नहीं है वो अपने लिए कर रहा है, अपने आपको लिए भी अलग प्राइस कर सकता है और माइनॉरिटी शेयर होल्डर के लिए अलग प्राइस कर सकता है। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो इससे एक सेम लेवल प्लेइंग फील्ड आती है। तो जिसकी मर्जी है वो राइट ले, जिसकी मर्जी है वो राइट ना ले। तो अब एक सवाल आकाश जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हो सकता है कंपनी बोले कि अब जैसे मेरे पास 10 लाख के शेयर किसी चीज़ के पड़े हुए हैं, राइट्स इशू आता है, मगर मेरे पास अब इतने पैसे नहीं है कि चलो अगर 5 लाख पे भी आता है कि मैं 5 लाख दूं, तो ये राइट्स जो हैं मैं किसी को बेच सकता हूँ या ये लैप्स हो जाती हैं और कंपनी के पास चली जाती हैं? मतलब क्या होता है, ये राइट्स ट्रेड होती हैं, क्या होता है इसमें? राइट्स ट्रेड बिल्कुल होती है और राइट्स के प्राइसेस डिफ़र करते हैं। अगर आप एक्स राइट खरीदोगे तो उसका प्राइस डिफ़र करेगा, और आप कम राइट खरीदोगे तो वो भी डिफ़र करेगा। अभी मैं बताना चाहूँगा कम राइट क्या होता है। कम राइट वो होता है कि जब भी राइट्स इशू अनाउंस होता है, वो शेयर के साथ आपको एक राइट अटैच्ड होती है, तो इनका प्राइसिंग डिटरमाइन होता है इंटरेस्ट लेवल, वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, स्टॉक प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक। तो इन चीज़ों से, इन फैक्टर से इनका प्राइस डिटरमाइन होता है।
और बिल्कुल ट्रेडेबल है मार्केट्स में। तो ये जो एक्स राइट है, ये किस कीमत पे राकेश जी ट्रेड करते हैं? मतलब जैसे कंपनी ने कहा, मैं एक मिसाल लेना चाहता हूँ कि 100 रुपए का शेयर है, कंपनी ने कहा राइट्स इशू जो है 50 का है, तो ये मार्केट कैसे डिटरमिन करती है कि 50 का ये जो राइट्स इशू है ये 35 पे ट्रेड हो या 40 पे ट्रेड हो या 20 पे ट्रेड हो या 10 पे ट्रेड हो? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक बार जब राइट्स इशू आ जाता है तो राइट्स इशू का और जो ओरिजिनल शेयर है वो मिक्स हो जाते हैं जी। लेकिन मार्केट जो है उस राइट्स इशू की डिस्काउंटिंग कर देती है और वो फ्रेश वैल्यू निकालती है जी। वो वैल्यू क्या होगी उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जी। इसके लिए हमें वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि शेयर मार्केट वैल्यू में कैसे आती है। जी। तो उसके काफ़ी मेथड्स हैं। प्राइस अर्निंग क्या है, बुक वैल्यू क्या है, नेट एसेट वैल्यू क्या है, फ्यूचर ग्रोथ क्या है। जी। तो जब राइट्स इशू हम करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको बताने की कोशिश करता हूं कि अगर एक कंपनी की से 10 करोड़ की कैपिटल है और उसका प्राइस 100 रुपये चल रहा है और हम 10 करोड़ का इशू से 50 रुपये में कर देते हैं, तो इफेक्टिवली अगर हम सिंपल नॉर्म्स लें तो एक्स राइट शेयर वैल्यू 75 रुपये होनी चाहिए जी। क्योंकि 100 रुपये पहले थी जी। और 50 बढ़ी तो एवरेज 75 हो गई। सही। लेकिन जनरली क्या होता है, मार्केट 75 की जगह 80 85 कर देती है क्योंकि जब आप ये पैसा रेज करते हैं तो ये पैसा कैपिटल अच्छा भी आ रहा है। प्रोडक्टिव जी। सोर्स में जाता है जो फर्दर अर्निंग बढ़ाता है, तो उससे वैल्यूएशन थोड़ा एनहेंस हो जाता है। बट इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप इसको सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नहीं चल सकते बिकॉज मार्केट की प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई से भी आती है। क्योंकि जब राइट्स इशू होता है तो कभी कभी सप्लाई ऑफ शेयर्स बढ़ जाती है। अगर इशू होने के बाद अपना लोग ओरिजिनल शेयर बेचना शुरू कर दें तो कभी कभी वो 75 से 60 रुपए भी आ सकती है। तो ये इतना दिलचस्प टॉपिक है कि इसको हम थोड़ा अगले भाग में भी कंटिन्यूड रखेंगे। मैं 2 सवाल पूछना चाहता था। पहले नागिन जी आपसे, कभी कभी क्या होता है कि अब नया सिस्टम है, मैं वो आपसे पूछ लेता हूँ। पहले राइट्स इशू एक लिफाफा आ जाता था, उसमें राइट्स इशू का फॉर्म होता था पीछे जो पूरा लंबा चौड़ा, ज़्यादातर हम क्या करते हैं डस्टबिन में फेंक देते हैं, सोचते नहीं है क्या आया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मैंने कुछ भी नहीं किया और उसको फेंक दिया तो मेरी वैल्यू 0 हो गई कि जिस डेट पे राइट्स इशू होती है कंपनी कहती है चलिए जी आपने राइट्स नहीं ली तो मैं कुछ पैसे दे देता हूँ, क्या होता है उसमें फाइनली? No, it is an option given to you. It's a right. तो सिर्फ राइट है उसका, It's a आप right. नहीं कुछ करोगे तो गया। Right. If you are not going to exercise your right, जी। nothing happens. You don't lose. जी। आपको जो भी अभी existing shares है, जी। that will continue to remain. जी। But आपको जो दिया हुआ है, like a reward sort of thing, आप उसको exercise नहीं करना चाहते, आपकी मर्जी। तो आपकी मर्जी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. एक महीने में 5 किलो। इम्पॉसिबल। देखते हैं। ये क्या कर रहे हो? जल्दी वजन घटाने का ये मेरा सुपर हिट फॉर्मूला है। आज क्यों नहीं आया? ये कैसे? अच्छी सेहत पानी है तो निरंतर एक्सरसाइज करो और अच्छे रिटर्न्स के लिए निरंतर निवेश करो। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. चाहे कोई बीकॉम पढ़े या चाहे कोई अकाउंटिंग पढ़े या चाहे कोई सीए बन रहा हो या छात्र हो एमबीए के, तो जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं वो ऐसा है कि वो टोल नाका है, वहाँ ये सब सीखे बगैर आप आगे जा ही नहीं सकते। तो ये सबसे पहली चीज़ है, इसलिए बोनस, राइट्स, बायबैक, ये सब जो हैं बहुत ही अहम टॉपिक्स हैं। स्टॉक स्प्लिट्स, तो बहुत सारे छात्र जो हैं उन्होंने उनके बहुत सारे सवाल थे। पूनम जी उदयपुर में थी, उन्होंने कई छात्रों से बात की। अभी धीरेन्द्र जी उनके साथ हैं। जी धीरेन्द्र जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम धीरेन्द्र है, मैं एफएमएस उदयपुर का स्टूडेंट हूँ।
मेरा सवाल आपसे ये है, मैंने काफ़ी बोनस शेयर्स के बारे में सुना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बेसिकली ये बोनस शेयर होते क्या हैं और इससे कंपनी को क्या एडवांटेज होता है? अगर ये कंपनी इशू करती है तो इससे कोई एडवांटेज होता है या नहीं, और ये कौन सी कंपनी इशू करती है, और इससे इन्वेस्टर जो की मेंबरशिप है जो किसी कंपनी के अंदर, तो उस पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? बोनस इशू कंपनी करती है इंस्टेड ऑफ पेइंग कैश डिविडेंड्स। अगर शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना है तो कैश डिविडेंड के बदले कंपनी बोनस शेयर्स इशू करती है आउट ऑफ द अक्यूमुलेटेड अर्निंग्स, और यू कैन से आउट ऑफ द जनरल रिजर्व। तो बोनस इशू में एग्जैक्टली होता क्या है? होता ये है कि शेयर कैपिटल आपका बढ़ जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, और दूसरी तरफ रिजर्व घट जाते हैं। तो नेट इफेक्ट ये होता है कि आपका शेयर होल्डर्स कैपिटल जो है वो इंटैक्ट ही रहता है, वो सेम ही रहता है, पर नंबर ऑफ शेयर्स इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर्स इंक्रीजेज। तो उससे ये होता है कि एक्स बोनस अगर हम देखेंगे, जब बोनस इशू आ जाता है तो जो शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स है वो बढ़ जाएंगे, पर शेयर की वैल्यू घट जाएगी, प्रोपोर्शनेटली घट जाएगी। और कंपनीज बोनस इशू इसीलिए देती है कि ताकि साइकोलॉजिकली वो इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करना चाहती है कि दे आर गिविंग सम फ्री शेयर्स, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। खाली इन केस ऑफ टैक्सेशन यू कैन से इफ दे वर पेइंग डिविडेंड, अगर वो डिविडेंड देते थे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इन्वेस्टर को अपनी जेब से देना पड़ता था, पर अगर बोनस शेयर्स देते हैं तो वो ये टैक्स बचा लेते हैं। सर, अभी जो आपने बोनस शेयर के डिक्लेरेशन के बारे में हमें जानकारी दी, उसी के सिलसिले में मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। बोनस शेयर्स जो कंपनी इशू करती है उसके ऊपर एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर के जो शेयर्स हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है? जी, तो राकेश जी। जैसे हमने अभी बात भी किया कि जब हम नया बोनस इशू करते हैं तो कैपिटल बढ़ जाती है, तो मैथमेटिकली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की वैल्यू जितने बोनस इशू का प्रोपोर्शनेट है उससे कम होती है, बट प्रैक्टिस में जनरली उतना कम नहीं होता, थोड़ा कम होता है। दैट मीन्स 5 से 10% मार्केट जनरली बढ़ जाती है, क्योंकि वो जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि प्राइस ऑफ द शेयर नीचे आ जाती है, इन्वेस्टर के हाथ में ज़्यादा शेयर होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर भी प्राइस कम होने की वजह से ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है, बट मैथमेटिकली बोनस से प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि आपके पास 200 शेयर्स है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग आपकी 200 शेयर्स है, अगर बोनस आता है 4:1 तो आपको एक शेयर पे 4 शेयर मिल रहे हैं, तो बोनस शेयर्स वुड बी अराउंड 800 शेयर, क्योंकि आपके पास 200 शेयर्स है, 200 × 4 टाइम दैट कम्स टू 800 शेयर। तो आफ्टर बोनस या टोटल शेयर होल्डिंग आपकी हो जाएगी 1000 शेयर, जो 200 पहले थे और 800 जो बोनस शेयर्स है। सर, मेरा नाम पारुल शर्मा है, मैं पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर राजस्थान की स्टूडेंट हूँ। सर, हमने बोनस शेयर्स के बारे में काफ़ी सुना है, तो मेरा सवाल आपसे यही है कि बोनस शेयर्स क्या होते हैं और कंपनीज इन्हें क्यों इशू करती है? See, when a company issues a bonus, it is trying to, convey that it is able to service a bigger base of shareholders. Because the company very well understands that when they are giving bonus, right, the earnings per share will necessarily go down. So that way it is trying to send a strong positive signal, saying that, I'm trying to reward you, though technically it is not a reward, right? So from an investor point of view, what is happening is whatever your existing base is, depending on the ratio of what the company is offering, your shares are going to get doubled or tripled depending on the ratio. The value remains the same, but from a company's point of view, it is more of, sending a positive signal. गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम है आयुषी जैन। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी राइट शेयर्स के बारे में। देखिए, जैसा हमने पहले कहा, राइट शेयर बेसिकली इज़ ए राइट। तो वो एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब भी कंपनी नए इशू करती है शेयर, तो कंपनी लॉ में प्रावधान है कि उसको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन देनी पड़ेगी कि वो जिस प्राइस पे हम इशू कर रहे हैं वो उस पर ले सकें, और अगर वो ऑप्शन नहीं देना चाहते तो उन्हें उन शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम किसी डायरेक्ट आदमी को या किसी प्राइवेट प्लेस कर सकते हैं। तो राइट इशू बेसिकली आपका राइट है कि अगर आपके पास किसी कंपनी में शेयर्स हैं और वो कंपनी फर्दर इशू करना चाहती है शेयर, तो आपको कम से कम उस प्रपोर्शन में शेयर की एंटाइटलमेंट है जो आपका एग्जिस्टिंग है, वो आपको डाइल्यूट नहीं कर सकते। मेरा नाम नेहा है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि रिनाउंसमेंट क्या होता है? रिनाउंसमेंट, राकेश जी संक्षेप में अगर आप बता दें, और रिनाउंसमेंट किस चीज़ के लिए कर सकते हैं? देखिए, रिनाउंसमेंट का मतलब अगर हम इंग्लिश का सिंपल लें कि जिस चीज़ को आप रिनाउंस कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ रहा है?
राइट्स आ रहे हैं। जी। तो ये रिनाउंसमेंट वर्ड राइट्स में यूज होता है जी। और उसका पर्पस ये है कि अगर आपको एक राइट मिला जी। तो आपके पास ये भी राइट है कि आप उसको खुद लेने की बजाय किसी और को दे सकते हैं। जी। तो जब आप ये राइट किसी और को देते हैं जी। देन इट इज कॉल्ड रिनाउंसमेंट। जी। तो ये ऐसा है कि अब अगर आपके बैंक में कोई पैसे डाल दे तो अधिकतर यही 99% को वापस करेगा नहीं, तो सिर्फ ऑप्शन जो एक राइट मिलती है उसमें ही रिनाउंसमेंट ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। मगर आपका सवाल बहुत उचित था। एक्सक्यूज़ मी सर, आपने हमें राइट्स शेयर के बारे में तो जानकारी दी, मुझे आप इससे संबंधित एक और जानकारी चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स राइट्स को डिक्लाइन कर दे तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? अगर जी संक्षेप में रिनाउंसमेंट ही हो गई है ना, मगर इसमें अगर नहीं चाहिए हो तो कुछ करना पड़ता है या छोड़ भी सकते हैं इसको कंप्लीट? आप रिनाउंस कर सकते हैं या आपके ब्रोकर से बात करके वो आइडेंटिफाई करवा सकते हैं 2-3 शेयर होल्डर से जो राइट्स में डील करते हो अनऑफिशियली। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि किसको रिनाउंस करना है, पर आप ब्रोकर के थ्रू मदद लेके आपके राइट्स किसी और के नाम पे कर सकते हैं। तो धन्यवाद देवांग जी आपके सवाल के लिए। ये राइट्स और बोनस का जो विषय है ये इतना दिलचस्प है कि हम पहले सोच रहे थे कि इसी भाग में ख़त्म करते हैं, फिर दूसरे में स्टॉक स्प्लिट्स की बात करते हैं। मगर आप रहिएगा ज़रूर, क्योंकि बोनस की भी बात करेंगे, राइट्स इशू की भी बात करेंगे और एक और चीज़ की बात करेंगे, स्टॉक स्प्लिट्स। एक और जो थोड़ी नई प्रोविज़न आई है जो रेगुलेशन की, कि जो प्रमोटर है वो जो 90% से ज़्यादा अगर उसके पास शेयर है तो उसको रिड्यूस करके 75% करना पड़ रहा है कि मार्केट में फ्लोट आना चाहिए। उसकी वजह से भी हमने कोई इंटरेस्टिंग बोनस इश्यूज़ देखे हैं, उसमें आपका क्या फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। मगर अगले एपिसोड में आज की समृद्धि की पाठशाला में बस इतना ही। मैं हूँ आशु दत्त, नमस्कार। इक्विटी बॉन्ड्स का लाभ उठाओ, डिविडेंड में करो निवेश, पैसा करो निवेश समझ के, यही मुनाफे का संदेश। म्यूचुअल फंड में पैसा रखो, बैंकों से रखो व्यवहार,